नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक बार। तो कल अपने लोग जो पिछले क्लास था उसमें अपने लोग ने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था? अब वर्तनांक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है तो उसके बारे में पढ़ रहे थे। अभी आप लोग को फिर से क्या करना है? कुछ नहीं करना है? सिर्फ़ सुनना है अभी, ठीक है? पेन कॉपी आप रख दीजिए, सिर्फ़ सुनिए, आप समझने का कोशिश कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? देखिए, कल मैंने आपको बताया था पार्श्विक विस्थापन बताया था, ठीक है? कल मैंने आपको क्या बताया था? पार्श्विक विस्थापन बताया था। ये टर्म आपको पता होगा, पार्श्विक विस्थापन बताया था। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? देखिए, अगर आपतन कोण बढ़ाएँगे तो इससे पार्श्विक विस्थापन पे क्या उसका असर पड़ेगा? देखिए, आपतन कोण बढ़ाएँगे तो पार्श्विक विस्थापन पे, अगर प्रकाश का आपतन कोण बढ़ाएँगे तो पार्श्विक विस्थापन उसका बढ़ेगा, घटेगा या कुछ नहीं होगा। आप लोग सोच के अपनी कॉपी पे आंसर रखिए, ठीक है? क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूँ। जिन-जिन लोगों ने अच्छा से समझा होगा वो लोग बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। देखिए, अब ये आपतित किरण है, ठीक है? ये अभिलंब है, ठीक है? और ये क्या हो गया? यही ना आपतन कोण हो गया। ये हुआ ना आपतन कोण। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका मान बढ़ाएँगे। तो अब देखिए, ये हवा है, एयर मैंने लिख दिया। और ये इसको क्या लिख दिया? ये मैंने बर्फ़ लिख दिया, ठीक है? ये बर्फ़ लिख दिया। आप लोग अच्छा से समझिएगा, ठीक है? ये बर्फ़ है और ये क्या है? हवा है। तो ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। तो अब क्या करेगा यहाँ पे? सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है? अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है? मुड़ गया ना अभिलंब की ओर? चलिए, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब अभिलंब के मोड़ उड़ते-उड़ते यहाँ पे आया, ठीक है? अभिलंब के 1 मिनट, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, मुड़ते-मुड़ते यहाँ पे आया, ठीक है? अब क्या करते हैं, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो इसको इस रास्ते से जाना था, लेकिन ये क्या करेगा? अभिलंब से दूर भाग जाएगी, ठीक है? ये दूर भाग गई। तो ये आप लोग तो समझ गए, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है? पहले ही बता दिया था। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला आपको कि अगर हम आपतन कोण का मान जो है क्या करेंगे? बढ़ाएँगे। इंसिडेंट एंगल का when we are increasing the value of incident angle, what will be the effect on the relative displacement, ठीक है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ था पहले, ये क्या था? आपतन बिंदु है, आपतन कोण है, ठीक है? अब इसका वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको लेके यहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये बढ़ गया वैल्यू। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको इंसिडेंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? इंसिडेंट करवा रहा हूँ। इसको जाना कैसे था? अब इसको ऐसे जाना था, ठीक है? अब इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये जाएगा कैसे? ये जाएगा कैसे? ये ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो मुड़ जाएगा तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये जाएगा नहीं ऐसे। फिर क्या करेगा? इससे दूर भाग जाएगा, ठीक है? अब देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है? अब देखिए, पहले का जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ठीक है? देख लीजिए, पहले का जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, पहले का जो है, पहले देखिए ये वाला है, ठीक है? ये वाला है और पहले ये वाला है। तो ये डिस्टेंस, ठीक है? ये डिस्टेंस देख लीजिए आप लोग। और अभी जो है ये वाला डिस्टेंस देख लीजिए, कौन डिस्टेंस आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? कौन डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है? तो जब हम एंगल को बढ़ाते हैं तो इसका जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है? ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? अब आप लोग सुनिए कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम तो आप लोगों को बता दिया था, अब अपवर्तन का नियम बता रहा हूँ। देखिए, अपवर्तन के नियम भी वैसे ही होते हैं जैसे परावर्तन के नियम होते हैं। उसमें आपतन कोण और उसके बाद क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। वहाँ पे क्या था? आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब। वहाँ पे ये था प्रकाश के परावर्तन में। यहाँ पे क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या हो? एक सतह में हो, ठीक है? अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपतित किरण, ठीक है? और उसके बाद है अपवर्तित किरण। मान लीजिए कि ये जो इसका अभिलंब है, इससे अभिलंब से नज़दीक आ रही है या दूर जा रही है, ये हो गया अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया? आपतित किरण आ रही है, ये अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है? या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है? अगर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है तो दूर चले जाएगी, ये वाला हो जाएगा। अगर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है तो ये हो जाएगी, नज़दीक आ जाएगा। इसलिए मैं आपको दोनों केस दिखा रहा हूँ, ठीक है? दोनों में से कोई एक होगा। ये तीनों और ये अभिलंब, ये तीनों क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो देखिए, एक ही प्लेन में है ना यहाँ पे, तो ये इसका एक हो गया, एक इसका कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि तभी से मैं आपको जो है एंगल नहीं दिखा रहा था। अब देखिए एंगल का खेल आएगा यहाँ पे। ये अभिलंब डाल दिए, यहाँ से ये किरण आ रही है, ये क्या हो गया? आपतन कोण हो गया, आई से डिनोट करते हैं।
इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये क्या करेगा, ये तो एयर है ऊपर में, मान लीजिए हम एयर है, नीचे में वाटर है, तो वाटर है तो क्या करेगा, सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको उनको क्या से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, आपतन कोण। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपतन कोण, ठीक है, और आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो साइन का वैल्यू होता है, आपतन कोण तो साइन आई, आपतन कोण साइन आई, और अपवर्तन कोण साइन आर। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन आर। आपतन कोण क्या हो गया, साइन आई, और अपवर्तन कोण साइन आर। इसका जो वैल्यू होता है ना, हमेशा हमेशा एक निश्चित राशि आएगा। ठीक है, निश्चित राशि मतलब कांस्टेंट आएगा। अगर इस दोनों का वैल्यू कुछ भी कर डालेंगे यहाँ पे, मतलब आप एंगल को कुछ भी रखिए, आपतन कोण को और परावर्तन कोण को, इसका रेशियो जो है हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, एक निश्चित राशि आएगा। ठीक है, कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है ये आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने आपको जो है नियतांक, हिंदी में कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है सारा चीज़ जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया आपको कि पार्श्विक विस्थापन का मान जो है आपतन कोण के बढ़ाने पर बढ़ता है। ये मैंने आपको अभी पहले बताया, और देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रिज्म के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, देखे होइएगा। देखिए कांच से बनी हुई ऐसे त्रिभुजाकार पट्टी जिनमें दो फलक कभी भी समांतर नहीं होती है, ठीक है, प्रिज्म कहलाते हैं। मान लीजिए कि ये कांच से बनी हुई पट्टी है, अगर समांतर कर देंगे तब तो ये प्रिज्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म का कंसेप्ट ही होता है कि उसका जो सतह होता है वो एक दूसरे के समांतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी कोण पर झुके हुए हैं, देखिए ये हमेशा आप देखिए ये त्रिभुज हो गया आपको, और मैं 3D में बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं 3D में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों का जो विजुअलाइजेशन है वो पूरा और क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इस टाइप का होता है प्रिज्म। ठीक है, इस टाइप का होता है प्रिज्म। जैसे ये एक शंकु हो गया, और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये और ये इस टाइप का प्रिज्म होता है। आप समझ गए। इसमें देखिएगा कि एक भी जो इसका साइड है, साइड मतलब इसका एक भी जो भुजा है वो एक दूसरे के समांतर नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर कभी नहीं होता है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि पट्टी का कांच की बनी हुई ये ऐसी त्रिभुजाकार पट्टी का जिनके दो फलके कभी भी समांतर नहीं होता है। और दूसरा उदाहरण भी यहाँ पे लिखा हुआ, दूसरा डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, उसको भी आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। झुक यहाँ पे किसी कोण पर झुके हुए समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये आप लोग समझ गए। अब आगे आइए, मैंने यहाँ पे आपको फोटो बना के दिखा दिया, और ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा यहाँ पे कि प्रिज्म के कुल कितने 4 या 5 सतह होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसा होता है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। आप देखिए कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का आरेख बोलता है खींचने के लिए। ठीक है, तो ये प्रिज्म है। ठीक है, जैसे आपको ऊपर में बताया कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, वैसे यहाँ भी होगा। मान लीजिए कि बाहर में ये पूरे क्या है, एयर है। ठीक है, और ये क्या हो गया, कांच हो गया। तो एयर के अपेक्षा में, हवा के अपेक्षा में ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम हो गया तो क्या होगा, अभिलंब के ओर मुड़ेगा। तो देखिए इसको प्रकाश को जाना था इधर, लेकिन क्या हो गया, इधर मुड़ गया, अभिलंब के ओर मुड़ गया। अभिलंब कहाँ पे डालना है, सतह पे डालना है। अभिलंब कहाँ पे डालना है, हमेशा सतह पे डालना है अभिलंब। तो ये क्या हो गया, अभिलंब के ओर मुड़ गया। आप देख सकते हैं कि अभिलंब के इधर हो गया। ठीक है, और फिर जब निकलेगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। देखिए ये अभिलंब है, इसे क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको अभिलंब अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको यहाँ पे देखिए अच्छा से बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको कितने कितने भी बना के दिखाए हैं। ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, अभिलंब हो गया। अब ये जो किरण है, ये सघन माध्यम में आएगी। तो सघन माध्यम में आएगी, इसको जाना था ऐसे, ऐसे जाना था इसको, लेकिन ये क्या करेगी, इधर आ जाएगी। इधर आने के बाद फिर यहाँ पे आई, अब यहाँ पे आई तो फिर यहाँ पे आप अभिलंब डालिए। अभिलंब डालने के बाद इसको जाना है इधर, ऐसे जाना था, लेकिन ये क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। हटेगी ना, क्योंकि फिर विरल माध्यम में जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हट गई। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आई हो गया, और ये क्या हो गया, ये कौन एंगल हो गया, ये आर हो गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आर हो गया, और ये क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपतित हो रहा है उसको आपतन कोण बोलेंगे, जहाँ पे परावर्तित हो रहा है उसको अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, उसको विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। और देखिए हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाना है, इसीलिए इसको मैं अच्छा से बना रहा हूँ। और ये फिगर, अगर इस फिगर में दिक्कत है तो अभी जो बना रहा हूँ उसको आप लोग जो है अच्छा से बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म बना दिया मैंने। अब देखिए ये किरण यहाँ से मैंने, आप देखिए ये अपवर्तित किरण हो गया, मतलब आ रही है। आपतित किरण हो गया, यहाँ पे मैंने अभिलंब डाला, तो इसको जाना चाहिए था इधर ऐसे,
ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सघन माध्यम में आ गया तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, तो ये ऐसे आ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आने दीजिए इसको। आ रहा है, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, पेन का कलर चेंज किया। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैंने एक अभिलंब डाला, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये अभिलंब था तो इससे दूर हट गया, ना यहाँ से दूर। अब देखिए फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं इसको अच्छा से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, आ रही है यहाँ पे, तो ये आय आपतन कोण हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अपवर्तन कोण हो गया। जहाँ तक ये काला पेन देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आर से बोलेंगे। फिर लेकिन इस पॉइंट पे जब आएंगे तो ये इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे क्या, आई बोलेंगे, आपतन कोण, और ये पूरा कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। अब देखिएगा एक चीज़ और, अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली किरण है, इसको बढ़ाने पर ये इधर गया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये किरण जो बाहर निकल रही है, उसको अगर हम यहाँ से पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनती है, यहाँ पे जो कोण बनेगा काटने के बाद, एक दूसरे को काटने के बाद पीछे बढ़ाएंगे, तो देखिए ये ओरिजिनल प्रकाश की किरण, और यहाँ भी ओरिजिनल प्रकाश की किरण। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे डॉट लाइन से तो यहाँ कटेगा, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कटेगा। इसके द्वारा जो एंगल यहाँ पे बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, उसको विचलन कोण बोलते हैं। इस फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे इसी को विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए, विचलन कोण भी समझ गए। अब आप लोग फिर ध्यान से सुनिएगा अपवर्तनांक के बारे में। देखिए अपवर्तनांक के बारे में फिर आपको बता रहा हूँ। कोई देखिए प्रकाश की चाल शून्य में, निर्वात में, और प्रकाश की चाल उस माध्यम में। मान लीजिए कि दो माध्यम है। ठीक है, एक ये एयर है, ये एयर है, और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, यहाँ पे हमको अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अपवर्तनांक को जो देखिए, अपवर्तनांक को हम डिनोट करते हैं दो चीज़ से, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं म्यू, और एक ऐसे एन टाइप से इसको बोलते हैं न्यू। इन दोनों से जो है अपवर्तनांक को डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। और देखिए प्रकाश की चाल जो है हवा में जो प्रकाश की चाल होता है उसको सी नोट से डिनोट करते हैं। सी और जीरो लिख दीजिएगा, सी और नीचे में जीरो, तो इसका मतलब हो गया कि प्रकाश की चाल कहाँ पे, हवा में। ठीक है, और सी और एम कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में। ठीक है, सी एम का डिनोट करने का मतलब हुआ प्रकाश की चाल किसी माध्यम में। ये आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सी नोट का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की चाल हवा में, और सी एम का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की चाल कहाँ पे, प्रकाश की चाल किसी माध्यम में। तो ये आप लोग समझ गए कि अपवर्तनांक को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, म्यू से या न्यू से। ठीक है, म्यू से या न्यू से। देखिए इसको बोलते हैं क्या, म्यू, इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। और अगर अपवर्तनांक अगर निकालना है तो पहले किसका चाल, पहले प्रकाश का चाल किस में, हवा में। प्रकाश का चाल कहाँ पे, हवा में। उसके बाद प्रकाश की चाल जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम का, जैसे वाटर का निकाल रहे हैं तो वाटर में। ठीक है, ये समझ गए आप लोग अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिया है सारा चीज़, कि प्रकाश की चाल सी नोट, और उस माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसको सी एम मानेंगे। और यहाँ पे फार्मूला आपको लिख के दिया गया है कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो शून्य में प्रकाश की चाल अपन उस माध्यम में प्रकाश की चाल, और म्यू से न्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो शून्य में प्रकाश की चाल सी नोट, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, सी एम। ये मैंने आपको अभी बता दिया है। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है को निरपेक्ष आवर्तन बोलते हैं। ठीक है, निरपेक्ष आवर्तन बोलते हैं जैसे हवा के कंपैरिजन में अगर किसी दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आवर्तन बोलते हैं। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में देख लीजिए आप लोग, म्यू इक्वल टू सी नोट अपॉन सी एम। तो ये तो आप जानते हैं कि हवा में, और ये कहाँ पे, जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उसमें। ज़रूरी नहीं यहाँ पे पानी होगा, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, केरोसिन का तेल हो सकता है, मिट्टी तेल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, अगर हवा के कंपैरिजन में किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और एक बार सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पढ़ लिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल इतना है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि हवा में दिया है प्रकाश की चाल। ये आप लोग समझ गए। निर्वात कहने का मतलब कि एक तरह से हवा ही हो गया। हवा में और निर्वात में बराबरी मान लेते हैं, तो निर्वात में दिया है प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁻⁸। ये मैंने आपको बताया था। यदि जल का अपवर्तनांक कितना है, 1.3 दिया हुआ है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपवर्तनांक के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, फार्मूला क्या जानते हैं, कि म्यू
इक्वल टू क्या होता है, हवा में प्रकाश की चाल सी नोट, और जिस माध्यम में बोल रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उसको क्या बोलते हैं, सी एम बोलते हैं। ठीक है, सी एम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जल बोल रहा है, तो ये एम की जगह क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर हो गया, जिस माध्यम में बोलेगा उस माध्यम के लिए, तो ये वाटर हो गया। तो अब देखिए म्यू वाटर हो गया, तो यहाँ पे भी वाटर हो जाएगा। म्यू किसके लिए हो जाएगा, वाटर के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे वाटर। अब देखिए आपको क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, इधर देखिएगा आप लोग, इधर जिधर अभी एरो किए हैं उधर आप लोगों को देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए म्यू का वैल्यू आपको दिया है, यही ना अपवर्तनांक है, तो ये अपवर्तनांक आपको कितना दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है, तो 1.6 लिखेंगे पहले। ठीक है, इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, इसका चाल कितना दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 3 × 10⁸ ये दिया हुआ है आपको। अब बट्टा में सी और डब्लू, ये क्या है, सी डब्लू, ये पानी में प्रकाश की चाल है। ये क्या था, ये निर्वात में प्रकाश की चाल था, और ये क्या है, पानी में प्रकाश की चाल है। तो अब देखिए यहाँ पे सी डब्लू अगर निकालना रहेगा हमको, ऊपर में देख लीजिए, यहाँ से ऊपर में देख लीजिए, सी डब्लू अगर निकालना रहेगा हमको तो कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 8। 3 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए 3 × 10⁸ अपॉन में क्या हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको जो है ये पूरे सॉल्व करके भी यहाँ पे दे दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है उसका वैल्यू 1.33 दिया हुआ है। हवा की चाल हमको पता है, और उसके बाद जो है पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा वो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। तो यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है किसी भी पदार्थ से, सबसे ज़्यादा हीरा का होता है अपवर्तनांक, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये आवश्यक नहीं कि जिसका सघन माध्यम हो उसका घनत्व अधिक हो, तो ये आवश्यक नहीं है, ये याद रखिएगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल जो है अधिक होता है। ये ऑब्वियसली सी बात है, ये समझने वाली बात है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। और अगर वायु की अपेक्षा और आप किसी चीज़ का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 से ज़्यादा ही मिलेगा, 1 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक का मतलब ही होता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो सी नोट वही ना होया अपॉन सी एयर में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ लेते हैं ना। आप निर्वात और एयर में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ लेते हैं। दोनों को काटिएगा तो क्या आएगा, दोनों को काटिएगा तो क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। दोनों को काटने के बाद क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसीलिए इसको वायु में अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, 1 होता है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा रहेगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा रहेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, उतनी ही कम होगी। लेकिन जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी, मतलब उल्टा रिलेशन। ठीक है, अगर अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल ज़्यादा, अगर अपवर्तनांक ज़्यादा तो प्रकाश की चाल कम। ये मैंने चारों पॉइंट आपको लिख के यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए वास्तविक गहराई और आभासी या काल्पनिक गहराई में क्या होता है। देखिए अभी जो अपने लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ रहे थे, इसी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी अपवर्तनांक के बारे में पढ़े थे उसी का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये एक टब है। ठीक है, एक टब है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक क्या है, पानी भरा हुआ है, ये नीचे में पानी है, देख लीजिएगा, ये नीचे में पानी है। यहाँ पे कोई सिक्का रखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे कोई सिक्का रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई सिक्का रखा हुआ है। अब इस जैसे यहाँ पे देखिए आँख है, किसी व्यक्ति का आँख है, वो देख रहा है कि हाँ सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये देखना चाह रहा है कि हाँ सही में सिक्का रखा हुआ है। हम जानते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये आँख है जो देखना चाह रहा है कि सिक्का कहाँ पे रखा हुआ है। तो इस आँख को कैसे दिखाएगा सिक्का कहाँ पे रखा है, उस चीज़ का अपने लोग अभी क्या करने हैं, उस चीज़ का ऑपरेशन करना है। तो आपको तो मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था कि अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और पड़ने के बाद जब हमारे आँखों तक आती है तब हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इस सिक्का से अगर प्रकाश चलती है, चलने के बाद ये क्या है, पानी है, क्या है, ये पानी है। अब यहाँ पे अभिलंब डालेंगे तो ये क्या है, हवा है। ऊपर में क्या है, ये एयर है ना, एयर। तो ये हो गया क्या आपका हवा, और ये क्या है, ये पानी है। नीचे में इस टब में क्या है, ये पानी है, तो ये वाटर हो गया, ये वाटर हो गया। अब देखिए
अब यहाँ पे आया तो ये हो गया सघन माध्यम और ये क्या हो गया विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में क्या करेगा, ये अभिलंब से दूर भागेगी। इसको जाना चाहिए था क्या, ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाएगी नहीं, ये क्या कर जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हटने का मतलब ये ऐसे चले जाएगी, ठीक है, ऐसे चलेगी। अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है नहीं यहाँ पे। तो देखिए ये सिक्का था यहाँ पे, लेकिन इसको दिखाई देगा कहाँ पे, कि यहाँ पे। अब देखिए इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा इसको, ठीक है, समझ गए आप लोग कि प्रकाश कहाँ से आ रही है, प्रकाश आ रही है नीचे से, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण ये कहाँ दिखाई दे रही है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रही है। आप लोग देखे होइएगा, अगर सिक्का डालिएगा किसी टब में पानी डाल के और उसको देखिएगा तो आपको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, या उसमें अगर कोई छड़ी डालिएगा पानी में, पानी से भरा हुआ का गिलास में, जो पारदर्शी गिलास हो, तो उसमें आप देखिएगा, या किसी टब में पानी भरा हुआ टब में डालिएगा अगर छड़ी, तो आपको दिखेगा कि जो पानी के नीचे और पानी के ऊपर जो छड़ी है, दोनों का अलग अलग शेप है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है आपको, ठीक है, सेम टू सेम नहीं दिखता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। ये सारा चीज़ किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है अच्छा से फिगर बना के भी दे दिया है प्रकाश के अपवर्तन का। ये काल्पनिक गहराई है, ठीक है, हमको जो दिखाई देता है वो क्या है, काल्पनिक गहराई है, लेकिन वास्तव में गहराई क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यही यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का जो है यहाँ पे जो है एप्लीकेशन था। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी अपने लोग जो पढ़े थे अपवर्तनांक पढ़े थे, ठीक है, हवा के कंपैरिजन में किसी माध्यम का अपवर्तनांक पढ़े थे अभी कुछ देर पहले। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेटिव रिफ्रैक्शन बोल रहा है, रिफ्लेक्शन इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब यहाँ पे हवा के कंपैरिजन में नहीं निकालना है, ठीक है, अब यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम के कंपैरिजन में निकालना है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले हवा के कंपैरिजन में पानी का निकाल रहे थे, शीशा का निकाल रहे थे, तो अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है कि शीशे के रिस्पेक्ट में किसका निकालना है, पानी का निकालना है, बर्फ़ के रिस्पेक्ट में किसका निकालना है, केरोसिन का निकालना है। अब ये करना है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो अपने लोग ऊपर में पढ़े थे वो कैसा अपवर्तनांक था, निरपेक्ष अपवर्तनांक था। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, जब हम हवा के कंपैरिजन में किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। जब हवा के कंपैरिजन में हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। लेकिन हम जब किसी एक माध्यम के कंपैरिजन में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सापेक्ष बोलते हैं, ठीक है, आपेक्षिक, और उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए बेहतरीन तरीका से लिख के रखा है। जैसे देखिए, आप इसको तो अपवर्तनांक बोलते हैं, एन से डिनोट करते ही आप लोग जानते हैं। यहाँ पे 2 और 1 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 जो है कोई माध्यम होगा, ये एयर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि ये वाटर होगा, और ये जो 1 है, 1 जो है इसको हम मान लेते हैं क्या, केरोसिन मान लेते हैं, केरोसिन। केरोसिन कहने का मतलब हुआ कि मिट्टी का तेल मान लेते हैं, चाहे कुछ भी मान लेंगे, शीशा मान लेंगे, मतलब कि इसको कांच मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है पानी के रिस्पेक्ट में हमको किसका निकालना है, कांच का निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 और 1, 2 और 1, 2 मतलब क्या होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है और जिसके लिए निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है और जिसके लिए निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि यदि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के अपेक्षा को, माध्यम 1 के अपेक्षा को, या यहाँ पे 2 और 1, या μ1 2 या μ21 से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या हो गया, आप लोग नहीं समझे होइएगा, हम जानते हैं कि नहीं समझे होगा। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम 1 की अपेक्षा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, मान लीजिए कि ये 2 है और ये 1 है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, उसका अपवर्तन ऊपर लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसका ऊपर लिखेंगे, और जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमको वाटर का निकालना है, पानी का निकालना है, किसके कंपैरिजन में, कांच के कंपैरिजन में। तो कांच के कंपैरिजन में तो वाटर का निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे, एन वाटर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कांच को क्या बोलते हैं, पी शीशा। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, सी। तो ये हो गया क्या, पानी के कंपैरिजन में कांच का अपवर्तनांक, समझ गए, पानी के कंपैरिजन में
कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए आपको अगर यहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ तो देखिए आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लेके आया है, आपको क्वेश्चन में जो है सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप प्रकाश की चाल क्या है, c1 है, माध्यम क्या है, 1 है, अपवर्तनांक n1 दिया हुआ है। अपवर्तनांक क्या है, n1 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। और प्रकाश की चाल क्या है, c2 है, माध्यम 2 है और अपवर्तनांक क्या है, n2 दिया हुआ है। तो देखिए n2 को कैसे लिखेंगे, ये तो आपको पता है कि n2 को कैसे लिखना है। अगर हमको एयर के कंपैरिजन में निकालना है तो आप जानते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप देख लीजिए n1 को कैसे लिखेंगे। एयर के कंपैरिजन में निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन देखिए अब क्या करना है हमको, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है माध्यम 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जिसका निकालना है, जिसके कंपैरिजन में निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका पहले लिखेंगे। यहाँ पे 2 का निकालना है तो 2 को ऊपर में लिखेंगे, और इस 1 के कंपैरिजन में निकालना है तो जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब देखिए 2 का वैल्यू यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या है, c0/c2 है, और n1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n1 का वैल्यू यहाँ से आपको लेना है, c0/c1 है। तो देखिए यहाँ पे c0/c1 लिखा हुआ है, यहाँ पे c0/c1 लिखा हुआ है, देख लीजिए आप c0/c1 लिखा हुआ है। अब देखिए c0 और c0 तो कट जाएगा, c0 और c0 तो कट जाएगा ना। तो अब देखिए नीचे में क्या बच गया, नीचे में बच गया c1/c2। क्या बच गया, c1/c2। अब यहाँ पे आइए आप, अब यहाँ पे आइए, अब देखिए इसको सॉल्व कर दिया है बढ़िया से। अब देखिए 2/1 क्या है, n 2 और 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, किसके कंपैरिजन में, माध्यम 1 के कंपैरिजन में। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रकाश की चाल कहाँ, माध्यम 1 में, और बट्टा प्रकाश की चाल किस में, माध्यम 2 में। ठीक है, उल्टा करना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अपवर्तनांक है माध्यम 1 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और जब माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है माध्यम 1 के कंपैरिजन में, तो सीधे क्या लिखेंगे, n2/n1 लिखेंगे। ये समझ गए आप लोग, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है n2/n1। लेकिन इसको क्या चीज़ में हमको डिनोट करना है, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम प्रकाश की चाल में डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है, अब ये तो आपको दिया नहीं रहेगा। अगर आपको बोलेगा कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालिए माध्यम 1 के कंपैरिजन में, तो आपको तो है अपवर्तनांक माध्यम 2 का और माध्यम 1 का दिया नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या दिया रहेगा, प्रकाश की चाल माध्यम 1 में और प्रकाश की चाल माध्यम 2 में। तो आपको क्या करना है, अगर 2 के कंपैरिजन में 1 का निकालना है तो पहले 1 वाला का प्रकाश की चाल लिखेंगे और फिर 2 वाला का प्रकाश की चाल लिखेंगे। समझ गए आप लोग, यहाँ पे उल्टा करना है। ठीक है, अपवर्तनांक 2 के कंपैरिजन में अगर निकालने के लिए कहेगा तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और उसके बाद जो है फिर क्लास अपने लोग बाइंड अप करेंगे। अब देखिए स्नेल्स का नियम जो है यहाँ पे बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये स्नेल्स का नियम करने के बाद अपने लोग जो है क्लास को बाइंड अप करेंगे। उसके बाद लेंस अपने लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। स्नेल्स का नियम क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए। अभी अपने लोग अपवर्तनांक का नियम पढ़े थे। अपना अपवर्तनांक का नियम क्या था कि sin i अपॉन sin r, यही था ना, sin i अपॉन sin r। अब देखिए ये sin i और sin r क्या था, इधर से इधर आ रही थी प्रकाश की किरण, ये अभिलंब था, ये अभिलंब की ओर मुड़ गई थी। ये क्या था, एयर था, और ये क्या था, वाटर था। ठीक है, ये वाटर था, तो इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन इधर नहीं जाके इधर मुड़ गया, तो ये r था, और ये क्या था, i था। तो sin i अपॉन sin r था, ये क्या था, अपवर्तनांक का नियम था। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। ठीक है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो यहाँ पे जो है ये sin i अपॉन sin r क्या हो जाएगा, sin i अपॉन sin r क्या हो जाएगा, यहाँ पे n2/n1 हो जाएगा। ठीक है, n2 कहने का मतलब क्या होगा, n का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, और n2 कहने का मतलब क्या होगा कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक हो गया, और n1 कहने का मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखिए ये हो गया माध्यम 1 और ये हो गया क्या, माध्यम 2। ठीक है, तो किसका लिखना है, पहले माध्यम 2 का लिखना है। sin i अपॉन sin r लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक अपॉन माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है, ये लिखना है। यही क्या होता है, स्नेल्स नियम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। स्नेल्स नियम क्या होता है, यहाँ पे माना कि माध्यम, ये सारा चीज़ माना कि माध्यम 1 एवं माध्यम 2 के अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 है, और प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, जिससे आपतन कोण आय तथा अपवर्तन कोण r बनते हैं अपवर्तनांक के नियम से। अपवर्तन के नियम से ये मैंने आपको बताया है कि sin i अपॉन sin r जो क्या होता है, एक नियत राशि होते हैं। चूँकि तरंग सिद्धांतों से यह एक नियतांक n21 के बराबर होता है, तरंग
सिद्धांतों से n2 1 के बराबर होता है। तो n2 1 का मतलब क्या था, अभी आपको बताया था कि n2 1 अगर लिखा रहेगा, अगर इसको अपवर्तनांक में लिखना है तो पहले 2 लिखना है और उसके बाद 1 लिखना है। लेकिन इसको अगर हवा में प्रकाश की चाल उस माध्यम के कंपैरिजन में लिखना है तो क्या हो जाएगा, C1। मान लीजिए कि इस माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन C2, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये आप समझ गए। तो साइन i अपॉन साइन r क्या हो गया, n2 अपॉन n1 हो गया, ठीक है। अब इसको जो है बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब आगे आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अब देखिए ये सारे उपयोग आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में सीधे आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, तो सीधे पूछा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। पानी की सतह पे छड़ी को मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये मैंने आपको बताया कि पानी की सतह पे छड़ी क्या होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर किसी पारदर्शी ग्लास में आप छड़ी डाल के देखिएगा, आपको लगेगा कि पानी के अंदर और पानी के बाहर का जो छड़ी है वो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखता है। तो ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक उपयोग। और पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना, ये बताया है आपको अभी। किसी का अगर पानी के सतह पे रखिएगा किसी बाल्टी को भर के, तो वो जितना गहराई है उसका, उससे थोड़ा कम दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। पानी में पैर लटका के बैठने में पैर को मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में पैर, ये इसी प्रकार से हो गया पानी में पैर लटका के बैठना, जैसे ये छड़ी वाला हो गया, ठीक है। जैसे छड़ी मुड़ा हुआ दिखता है तो इसीलिए वैसे पानी में पैर भी मुड़ा हुआ दिखता है, ठीक है। अब क्लास को यहीं पे बेंड अप करते हैं, क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है आप लोगों का। अब आगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो फिर है मिलते हैं फिर नई क्लास में, फिर आगे आपको लेंस बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।